योगी से मिले पीएम मोदी। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और यही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में काफी देर तक बैठक चली है, तकरीबन 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। और अब योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, और उसके बाद जो मुलाकात होनी है उसके कई मायने हैं। 1:30 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात काफी देर तक, और अब मुलाकात हो रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, और उसके बाद मुलाकात होगी राष्ट्रपति से। ये मुलाकातें आम नहीं हैं, ये मुलाकातें बेहद खास हैं जिनके कई मायने हैं। जेपी नड्डा के घर के बाहर से आप देख रहे हैं कुंदन सिंह लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार सुबह से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं, और मैं जल्दी से अपडेट ले लेती हूं। कुंदन, कितनी देर, मतलब ये जो मुलाकात चली पीएम के साथ 1.5 घंटे, उसके बाद अब जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हो रही है। ये मुलाकातें आम नहीं है, हम लगातार कह रहे हैं बेहद खास है। आज का दिन काफी बड़ा है मुलाकातों के हिसाब से। नहीं, बिल्कुल 7B का जो आवास है मोतीलाल नेहरू मार्ग, जो कि जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर है, और घर के ठीक करीब 15 मिनट पहले का वक्त होगा जब सीधे प्रधानमंत्री के घर से निकलकर जेपी नड्डा आए थे, और माफ कीजिएगा योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा के घर आए थे, और जेपी नड्डा निकल के बारामदे में उन्हें रिसीव किया और फिर अंदर लेके चले गए। और बीते 2 बड़ी बैठकों की अगर बात करें तो आपने देखा कि किस तरीके से अमित शाह से उनकी बैठक करीब 90 मिनट के करीब चली थी। खुद प्रधानमंत्री से बैठक 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली है। तो जेपी नड्डा की बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जो संगठन का स्तर पे जो रिपोर्ट आया था, जो बेल संतोष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह के तरफ से जो वहां पे बैठक करके रिपोर्ट आई गई थी, उस रिपोर्ट पे पॉइंट टू पॉइंट डिटेल डिस्कस होना है, क्योंकि राजनीति और सरकार, केंद्र और जातीय समीकरण और सहयोगी दल सबका कॉम्बिनेशन बना के ही आगे पार्टी बढ़ सकती है, और तभी नतीजों में तब्दील हो सकती है। और खास करके पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस तरीके से पार्टी को हार मिली है, और खासकर कोरोना के दूसरे वेव के बाद जिस तरीके से केंद्र के वैक्सीन पॉलिसीज की बात हो, ऑक्सीजन की कमी हो, देश में बड़ी दवाइयों की कमी हो, जिस तरीके से फजी है, तो ये जिस तरीके से लोगों के बीच में अनरेस्ट बढ़ा है, ये पार्टी भी जानती है, ये सरकार भी जानती है, केंद्र सरकार भी जानती है। और शायद यही वजह है कि लगातार पहली बार मैं आपको बताऊं कि बीते 5 सालों में बतौर मुख्यमंत्री सबसे लंबा प्रवास अगर आप कहें तो योगी आदित्यनाथ का मान सकते हैं। पहले भी मुलाकातें होती थी, पहले भी बैठकें होती थी, सुबह आते थे, शाम चले जाते थे, शाम आते थे, देर रात, सुबह अर्ली मॉर्निंग चले जाते थे, लेकिन बीते 2 दिन से लगातार बैठक करना और केंद्र के 3 बड़े आदमियों से मुलाकात करना, पार्टी के सबसे बड़े प्रमुख से बात करना, और पहली बार आप कहें ऑफ रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड या पीठ पीछे जिस तरीके से योगी की खुलकर मुखालफत हुई, कई विधायकों ने, कई सांसदों ने, कई विधायकों ने चिट्ठियां लिखी सरकार को लेके कि किस तरीके से प्रशासन लापरवाह है, किस तरीके से कोविड के टाइम में काम नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश के एक बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई को इस्तीफा देना पड़ा, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि ये नहीं है। ब्राह्मणों का नाराजगी किस स्तर पर देखा गया, आपने देखा कि ब्रजेश पाठक सरीखे मंत्रियों ने किस तरीके से लिखा, और इसके बाद सरकार की किरकिरी हुई। तो ये सरकार की किरकिरी न केवल सरकार की किरकिरी है, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार की किरकिरी है। नरेंद्र मोदी जहां से सांसद आते हैं उस प्रदेश की किरकिरी है। वो पार्टी के जो सेकंड कमांड है अमित शाह, जो कि वहां के कभी प्रभारी रहे थे और अपने प्रभारी होने के तौर पे जिस तरीके से जीत दिलाई थी, उनकी किरकिरी है। योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा, हिंदुत्ववादी चेहरा जो बीजेपी ने आगे किया था, और उसे लगता था कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावे केरल की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, दिल्ली की बात हो, या फिर पश्चिम बंगाल की बात हो, बिहार की बात हो, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पे योगी के चेहरे को आगे किया जाता था, आज वही चेहरे पे सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार अपना दल की अनुप्रिया पटेल की बात कर लें, संजय निषाद की बात करें,
तमाम दूसरे सहयोगियों की बात करें, जतिन प्रसाद के मिलाने की बात करें, ये कुल मिलाकर कई मोर्चों पर ये काम होगा। ये बैठकें तय करेंगी न केवल उत्तर प्रदेश में अगर कैबिनेट रिशफल होता है तो किन नए चेहरों को जगह मिलेगी, किन का वेट बढ़ाया जाएगा, किन के पर कतरे जाएंगे, और इसके बाद जो केंद्र का रिशफल होगा उसमें उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरों को क्या यहाँ पे शामिल किया जाता, जैसे अनुप्रिया पटेल जैसे लोग हैं, या फिर स्थानीय निकाय के चुनावों के बाद जो नतीजे आए हैं उसमें स्थानीय जिला पंचायत परिषद अध्यक्ष की बात हो, ब्लॉक प्रमुख की बात हो, या फिर बहुत सारे चेयरमैन, बहुत सारे ऑनररी पोस्ट होते हैं, उन पे किन को लगाया जाए, किन को दिया जाए, ये सब चीजें तय होगी। और आप समझ लीजिए कि पार्टी चुनाव मोड में है, उत्तर प्रदेश की सरकार चुनाव मोड में है, और उसका हर एक फैसला, हर एक निर्णय, हर एक कदम पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुंदन, मैं लौट रही हूं। रमन, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात ठीक है, राष्ट्रीय नेतृत्व की बात हम कर रहे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात ठीक है, पीएम से मिले वो भी ठीक है, हम तमाम कयासों पर सुबह से चर्चा कर रहे हैं, कल से बल्कि कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति से मुलाकात 1:30 बजे, इसके मायने क्या है रमन? देखिए विपनेश, मुख्यमंत्री का राष्ट्रपति से मुलाकात करना इसका कोई राजनीतिक मायने इसलिए नहीं है कि अगर योगी आदित्यनाथ को कोई फैसला अपने सरकार से संबंधित लेना है उसके लिए राष्ट्रपति के परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, उनकी अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए राज्यपाल को इन्फॉर्म करना पड़ता है, राज्यपाल से परमिशन लेनी पड़ती है। क्योंकि रामनाथ कोविंद कानपुर के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ जब भी आते हैं दिल्ली तो वो कोशिश करते हैं कि एक बार कर्टसी कॉल जो है राष्ट्रपति से उनकी हो जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद वो दिल्ली आए हैं, क्योंकि कोरोना काल में जो पहले उनकी मीटिंग प्रस्तावित थी वो मीटिंग रद्द हो गई थी। प्रधानमंत्री के साथ भी मीटिंग थी, अमित शाह के साथ भी मीटिंग थी, जेपी नड्डा के साथ भी मीटिंग थी, राष्ट्रपति के साथ भी मीटिंग थी। इसीलिए कल 1.5 घंटे तक अमित शाह से मुलाकात के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी 1.5 घंटे की मुलाकात अपने आप में ये बताता है कि ये मुलाकात राजनीतिक है और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर ही बातचीत हुई है अमित शाह से भी और नरेंद्र मोदी से भी, और अभी जो मुलाकात चल रही है जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष से, उसकी बातचीत भी 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर किया जा रहा है कि किस तरीके से जो नाराज खेमा है, चाहे वो नेता हो, कार्यकर्ता हो या कोई जाति हो, क्योंकि अगर ए.के. शर्मा और जितिन प्रसाद को योगी सरकार में मंत्री बनाया जा रहा है तो ये कह सकते हैं कि ब्राह्मणों के बीच में कुछ नाराजगी इस बीच में उभर कर सामने आई है, और हमेशा ब्राह्मण समाज बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक रहा है। उस नाराजगी को दूर कर किस तरीके से उन्हें बीजेपी खेमे में वापस लाया जाए, बातचीत का ये भी एक अहम मुद्दा है। और साथ ही साथ जो बड़े नेता योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहे हैं, जो सहयोगी दल के नेता योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी किस तरीके से दूर हो और इसमें किनको किनको काम में लगाया जाए, इस बात पर भी चर्चा हुई है। रमन, में मानस का रुख करूं उससे पहले एक और सवाल, जो अभी मीटिंग हुई है 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, मैं लगातार सुबह से आप बात कर रही हूं, तो उसमें क्या फोकस मंत्रिमंडल विस्तार ही रहा है? देखिए, फोकस मंत्रिमंडल विस्तार रहा है, लेकिन इसके अलावा 2022 का चुनाव भी है। जैसा कि कुंदन ने कहा कि स्थानीय चुनाव में बीजेपी की हार के मायने अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का हार जाना ये अपने आप में आश्चर्य का विषय इसलिए है कि अगर योगी आदित्यनाथ इतने लोकप्रिय हैं, अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, या बीजेपी की सरकार बहुत अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रही है, या योगी की नीतियों से उत्तर प्रदेश के सारे लोग खुश हैं, तो फिर ये हार का मुंह क्यों देखना पड़ा? ये एक संकेत है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, इन्हें ऐसा लगता है कि इस हार को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इस हार को इस मायने में हमें देखना है कि कहीं ना कहीं नाराज़गी है लोगों के बीच में, उस नाराज़गी को हम समय रहते कैसे दूर कर सकते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले। इसीलिए सरकार में कुछ लोगों को एकोमोडेट करने की बात भी हुई है, सरकार से कुछ लोगों को संगठन में जोड़ने की बात भी हुई है, और सरकार और संगठन के बीच में किस तरीके से समन्वय स्थापित हो ताकि जो एम है नरेंद्र मोदी का, उसको जो लक्ष्य है उसे पूरा किया जा सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमन। और मानस, ये सवाल इसी से उठता है कि हमने देखा है कि बीजेपी चाहे छोटी हार हो या अपनी बड़ी हार हो, कभी हल्के में नहीं लेती है, तो शायद इसी लिहाज से ये हो सकता है कि उठापटक चल रही है। ये
देखिए, तो सबसे ज़्यादा जो गंभीर विषय है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अगड़ी जातियों का बंटवारा, पिछड़ी जातियों में सेंधमारी और इन सबके बीच एक पेंच फंसा हुआ है किसानों का आंदोलन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में उसने अगर कल्याण सिंह का समय छोड़ दो तो जब भी सरकार बनाई तो बैसाखी की जरूरत पड़ी किसी न किसी के साथ। उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि बीजेपी को शहरों की पार्टी माना जाता था, शहरी इलाकों की पार्टी माना जाता था, ग्रामीण इलाकों में उसका वर्चस्व नहीं था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उस वक्त जो बीजेपी का जो कह सकते हैं एक संगठन से लेकर के और तमाम चीजों में जो गांव-गांव जाकर के बीजेपी ने जो अभियान चलाया, उससे एक वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक तैयार हुआ जो ग्रामीण इलाकों में था। लेकिन जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली, ये एक बहुत बड़ा विषय था। इसीलिए जब पंचायत के चुनाव हुए, जो कि ग्रामीण इलाकों के चुनाव होते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वहां पर समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनी। पहला जो विषय है वो ये है। दूसरा ये कि इस दौरान देखा गया कि सरकार और संगठन के बीच समन्वय नहीं स्थापित हो पा रहा था। इसलिए जब यहाँ पर बीएल संतोष आए तो सबसे पहले वो पार्टी कार्यालय गए, वहां पर उन्होंने बातचीत की संगठन के लोगों से, सरकार के मंत्रियों से, विधायकों से। उसके बाद वो मुख्यमंत्री आवास गए। अगले दिन फिर वो पार्टी कार्यालय आए। तो लगातार फीडबैक लिया जा रहा था कि आखिर सरकार और संगठन के बीच कहां पर खाई है, कहां पर विरोधाभास है, आखिर क्या वजह है। क्योंकि संगठन के जरिए ही सरकार बनाई जाती है, तो संगठन को साध के रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहला जो मुद्दा था वो ग्रामीण इलाकों में जो जनाधार था वो कहीं खो ना जाए, संगठन और सरकार के बीच समन्वय स्थापित रहो। और इन सबके लिए जरूरी था कि जो क्षेत्रीय संतुलन है, जो सामाजिक संतुलन है, वो बनाए रखा जाए। इसके लिए कैबिनेट विस्तार की जरूरत हो रही थी कि कैबिनेट में कुछ लोगों को एडजस्ट करके इस नाराजगी को दूर किया जाए। लेकिन इस बीच में चर्चाएं काफी ये भी गर्म थी कि AK शर्मा को लेकर के कहीं पेंच फंसा हुआ है। उस पेंच को भी दूर करने की, उस पेंच को भी सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। और अब ये माना जा रहा है कि AK शर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। केशव प्रसाद मौर्य, जिनकी अगुवाई में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता था, उस वक्त वो प्रदेश अध्यक्ष थे, पिछड़ों के बड़े नेता हैं, उनका कद बढ़ाए जाने की चर्चा हो रही है। कुछ जो सहयोगी दल हैं उनको भी साथ में जोड़ करके उनको भी जो उचित सम्मान की जो बात की जाती थी, यानी उनको भी कुछ सीटें दी जा सकती हैं। कुछ मंत्रियों के खिलाफ शिकायतें थी, हो सकता है उनको मंत्रिमंडल से बाहर जाना पड़े, या हो सकता है कि कुछ फेरबदल देखने को मिले। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो मंथन इस वक्त किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, 2022 का जो चुनाव है वो डगर थोड़ी सी मुश्किल है और इस बात को भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है। दूसरा एक बहुत अहम महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो कोरोना का जो संक्रमण काल था वो इस बार शहरों तक सीमित नहीं रहा, वो गांव तक पहुंचा। और पंचायत चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर गांव में भी हानियां हुई, लोगों की मौतें हुई, जिसको शायद हम लोग रिपोर्ट नहीं कर पाए, उस ढंग से रिपोर्टिंग नहीं हो पाई किसी भी मीडिया हाउस में, या लोगों तक वो जानकारियां नहीं पहुंच पाई क्योंकि ग्रामीण इलाकों में इतना वहां पर संसाधन नहीं, इतना मीडिया का वहां पर दखल नहीं है कि वो चीजों को, तस्वीरों को दिखा सके जैसा कि हम लोगों ने शहरों में दिखाया। लेकिन वहां घटनाएं घटी हैं, इससे मुझे रोकना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।